Welcome students. This is chapter 1 crop management class 8 science biology. This is the video sequence number 3 or I think it's 4. So जो पिछले क्लास में हमने पढ़ा था that there is how do we sow seeds. हम seeds को कैसे sow करते हैं. There were different techniques. It was mechanism was said that seed drill can be used. Now the next point or the next topic in sowing is the distance between seeds. दो बीजों को जब हम बोते हैं तो उनके बीच की दूरी जरूरी है. ऐसा नहीं है कि हम ऐसे ही फेंक दें और पेड़ पौधे उग जाएंगे. फॉर एग्जाम्पल इसको एक उदाहरण के तौर पर हम ले लेते हैं. मान लीजिए आपके पास एक प्लेट है जिसमें खाना भरा हुआ है और वो प्लेट आपके लिए निकाला गया था. मतलब उसमें इतना ही खाना है जितना खाते हैं. मान लीजिए कि ठीक आप खाने बैठे और आपका कोई दोस्त वहां चला आता है. तो जब आप अगर वो आ गया है और आप उसे खाने के लिए पूछ देते हैं, कर्टसी के लिए आप पूछ देते हैं कि क्या वो खाना पसंद करेगा और वो खाने बैठ जाता है, तो क्या होगा कि उस प्लेट में जो खाना था वो केवल आपके लिए था. लेकिन अब चूंकि दो लोग बैठ गए हैं तो अब क्या होगा, आपका खाना कम हो जाएगा. वैसे ही मान लीजिए कि अगर उसी प्लेट में दो और लोग बैठ गए तो आपका खाना और कम हो जाएगा. तो आपको जितना पोषक तत्व उस थाली से प्राप्त होना था वो आपको नहीं मिलेगा. अब अगर आपको पेट भरना है तो क्या करना होगा, ये उदाहरण को ध्यान रखिएगा, इसको बाद में फिर से उपयोग में लाएंगे कि अगर आपको पेट भरना है तो क्या करना होगा, उसमें खाना अलग से लेना होगा. और अगर आप नहीं लेते हैं तो क्या होगा, आपका पेट खाली रह जाएगा, आपको पोषक तत्व नहीं मिलेंगे. तो इस एग्जाम्पल का पहला हिस्सा का उपयोग हम लोग करते हैं यहाँ पर, जिसमें प्लांट्स को अगर हम क्राउड कर दें, यानी एक छोटी सी जगह में जहां पर एक पौधा होना चाहिए, अगर वहां पर हम 2-4 पौधे लगा दें तो उस पौधे के लिए जो थाली का टुकड़ा है वो क्या है, जमीन है जिसमें उसके जड़ें हैं. और एक हिस्से से उसे जितना पोषक तत्व चाहिए था उतने ही हिस्से में क्या हो रहा है, ज्यादा पौधे, यानी उसके जो हिस्से का पोषक तत्व है वो बाकी पौधे क्या करेंगे, उससे छीन लेंगे या उसका पोषक तत्व बढ़ जाएगा. अब पौधे में अगर पोषक तत्व बढ़ता है तो क्या होना चाहिए, पौधे क्या करते हैं, बढ़ते हैं. और क्या होगा, उनमें फसल लगती है, उनमें जो अनाज लगता है या जिस फसल के लिए आप उसे उगा रहे हैं वो पैदावार उठती है. तो अगर उसे पोषक तत्व नहीं मिला तो क्या होगा, वो कम हो जाएगा, उसकी गुणवत्ता अच्छी नहीं होगी, उसकी मात्रा कम होगी, वो पौधा बीमार जल्दी पड़ेगा, वो जितना आपको उत्पादन चाहिए उतना वो कर नहीं पाता है. इसलिए ये जरूरी है कि पौधों को एक सुनिश्चित दूरी पर लगाया जाए ताकि वो सही तरीके से काम कर सके, सही तरीके से बढ़ सके और जितनी आपको जरूरत है, जितनी आपका आशा है उस अनुरूप वो आपको पोषक अनाज का उत्पादन दे सके. इसलिए ओवर क्राउडिंग शुड बी अवॉइडेड. नेक्स्ट वन इज एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स. याद कीजिए जो पिछला एग्जांपल हम दिए थे कि यदि आपके प्लेट में खाना कम होता है तो क्या करते हैं, खाना ऊपर से लिया जाता है. तो यहां पर भी पौधों के लिए प्लेट क्या है, जमीन है. और अगर उस प्लेट में खाना कम हो रहा है, इट मीन्स कि मोर फूड नीड्स टू बी एडेड टू दैट प्लेट. तो फॉर सॉइल व्हाट इज फूड, फूड इज द न्यूट्रिएंट्स which are found in it, the nutrients which are utilized by the plants. So to fulfill those nutrients, fulfill those components which are used or which are for the fertility of the soil, manure and fertilizers, these are two different kinds of
components which are mixed with soil to develop or to make the soil more fertile. For example, आपने घर में एक पौधा लगाया है, you have planted a plant in your house. You need to add fertilizer. Sometimes you add cow dung, sometimes you purchase the compost or other things in and then mix it up so that the plant can grow. This method is also required at the larger area. बड़े पैमाने पर भी हमें इसका जरूरत पड़ता है। तो बेसिकली मिट्टी में जब पोषक तत्वों की कमी हो जाती है तो हम उसमें मैन्योर या फर्टिलाइजर मिलाते हैं। मैन्योर का मतलब होता है खाद, फर्टिलाइजर का मतलब होता है उर्वरक। मैन्योर एक ऑर्गेनिक कंपोनेंट है, एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस है which are purely of organic substances, whereas fertilizer is a synthesized product and is made up of chemicals. Next is उसी में जो हम आगे पढ़ते हैं कि सॉइल जो है क्या होता है कि वो आपको फिर से हम एक बार बता दे रहे हैं कि सॉइल्स क्या करते हैं, दे सप्लाई द न्यूट्रिएंट्स टू द प्लांट्स। और अगर एक ही तरह के न्यूट्रिएंट, मान लीजिए आप बार बार धान लगा रहे हैं, एक खेत में बार बार धान लगा रहे हैं, तो धान क्या करेगा, एक ही तरह के पोषक तत्वों का उपयोग करेगा। A similar type of nutrient will be required for every paddy crop. It means after 2 or 3 crops, the nutrients which are utilized by the paddy plant will get shortened. वो कम पड़ जाएंगे। तो क्या करना पड़ेगा, या तो उसमें हम खाद या उर्वरक मिलाएंगे, और अगर ऐसा नहीं होता है तो हमारे पौधों की गुणवत्ता खराब हो जाएगी। तो उसके लिए कुछ न कुछ, ठीक है, यहां पर कुछ प्रॉब्लम दिए गए हैं कि कुछ इलाके ऐसे होते हैं जहां एक ही तरह के क्रॉप्स का किसान लगातार खेती करते हैं, और अगर वो खेत ऐसे ही नहीं पड़ा रहता है तो किसान उस खेत के साथ क्या कर देगा ना। उसके बाद का जो हिस्सा है वो हम बता चुके हैं आप लोगों को कि अगर न्यूट्रिएंट्स की कमी होती है तो उस न्यूट्रिएंट को पूरा करने के लिए हम क्या करते हैं, उसमें मैन्योर या फर्टिलाइजर्स मिलाते हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज मैन्योरिंग। Improper or insufficient manuring results in weak plants. Now, there are 2 different kinds of substances which I have already said you earlier. Manure is an organic substance obtained from the decomposition of plants and animals or waste. इसका निर्माण कैसे होता है, फार्मर जो है प्लांट और एनिमल का जो वेस्ट है उसको एक गड्ढे में जमा करते हैं, उसके बाद उसको डिकम्पोज होने के लिए, नष्ट होने के लिए, प्राकृतिक तरीके से नष्ट होने के लिए छोड़ देते हैं। ये प्रक्रिया किसके द्वारा पूरी की जाती है, बाय द हेल्प ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ये जो डिकम्पोज हो गया, अब जब इसको हम मिला देते हैं खेतों में तो इट एक्ट्स एज अ मैन्योर, इट विल एक्ट एज अ रिप्लेसमेंट और द एडिटिव टू द सॉइल। वर्मी कंपोस्ट के बारे में आपने क्लास 6 में पढ़ा था। वर्मी कंपोस्ट क्या होता है, इट इज प्रिपेयर्ड बाय द अर्थवर्म्स। उसके बाद है नेक्स्ट फर्टिलाइजर्स। फर्टिलाइजर्स के बारे में भी आपको बता दिए कि सिंथेसाइज्ड ऑब्जेक्ट है व्हिच इज कंप्लीटली प्रिपेयर्ड बाय द केमिकल, और ये एक विशेष पोषक तत्व की कमी को पूरा करता है। मैन्योर में ऐसा कुछ नहीं है कि किसी विशेष कमी को पूरा करेगा, वो हर मामले में हर पोषक तत्व को पूरा करने का कोशिश करता है, जबकि फर्टिलाइजर्स किसी एक विशेष पोषक तत्व को पूरा करते हैं। फॉर एग्जांपल यूरिया, अमोनियम सल्फेट, सुपर फॉस्फेट, पोटाश और एनपीके। एनपीके इज अ मिक्सचर ऑफ 3 kinds of nutrients, नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटेशियम। आप इसमें देख रहे हैं कि यहाँ पर नाइट्रोजन है, फास्फोरस इज फाउंड इन द सॉइल, पोटेशियम इज आल्सो फाउंड इन द
सॉइल, ये सारी चीजें अगर इनमें से कोई घटता है तो उसके अकॉर्डिंग मिट्टी की जांच करवाने के बाद उसमें उसकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग डाला जाता है फर्टिलाइजर्स। ना फर्टिलाइजर्स का अपना फायदा है, they have an advantage because they get mixed up very quickly, they get absorbed by the plants very quickly, but there is a problem with that. There is a problem with that. What is that problem? That if you use excessive amount of fertilizers, then it may cause harm to the friendly organisms which are already in the soil. If it gets washed up during the rain and gets mixed up with the water source, it will harm the ecosystem of the water source in which it is getting mixed up with. So it is also a source of water pollution. अगर इसको हिंदी में समझा जाए तो यदि हम फर्टिलाइजर्स को ज्यादा उपयोग में ला देते हैं तो मिट्टी में पाए जाने वाले जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको वो नुकसान पहुंचाता है। अगर वह बारिश के पानी के साथ धुलकर नदी या तालाब में पहुंच जाता है तो वहां पर रहने वाले जीव जंतुओं को भी ये काफी नुकसान पहुंचाता है। इसलिए ये क्या हो गया है, वाटर पोल्यूशन का एक सोर्स बन गया है। तो इससे बचने के लिए हमें करना क्या चाहिए कि वी मस्ट सब्स्टिट्यूट फर्टिलाइजर्स को हमें सब्स्टिट्यूट करना चाहिए बाय ऑर्गेनिक मैन्योर। और अगर हम वो नहीं कर सकते हैं तो खेत को कुछ समय के लिए ऐसे ही खाली छोड़ देना चाहिए बिना किसी फसल के। तो इससे क्या होता है, जब आप दो फसलों के बीच में समय छोड़ते हैं तो मिट्टी अपने आप जो अपने पोषक तत्व की कमी है उसको वो पूरा कर लेता है। मैन्योर का और फायदा क्या है कि मैन्योर इंप्रूव द सॉइल टेक्सचर। मैन्योर के कारण सॉइल का जो स्वास्थ्य है, हेल्थ है, वो ठीक होता है। प्लस इट ऑल्सो इंप्रूव्स द वाटर कंटेनिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल। पानी को पकड़कर संभाल कर रखने की क्षमता को भी बढ़ाता है मैन्योर मिट्टी के द्वारा। और साथ ही साथ सॉइल के जो न्यूट्रिएंट्स है उसको तो वो पूरा करता ही है। एक दूसरा तरीका जिसमें मिट्टी के पोषक तत्वों को संभाला जाता है, उसे घटने से रोका जाता है, वो है क्रॉप रोटेशन। क्रॉप रोटेशन क्या होता है, टू डिफरेंट काइंड्स ऑफ क्रॉप्स आर प्रोसेस्ड और कल्टीवेटेड वन आफ्टर अनदर। इसको सोचा समझा जाए तो कैसे होगा कि एक पौधा, मान लीजिए एक पौधा है पैडी का जो नाइट्रोजन का उपयोग कर रहा है, ठीक है, एक पौधा नाइट्रोजन का उपयोग कर रहा है तो मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी हो गई, तो हम अगला पौधा ऐसा लगाएंगे जो मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी को पूरा करे। जो हमने पहले भी पढ़ा है कि लेगुमिनस प्लांट्स जो हम लगाते हैं, दलहन के पौधे जो लगाते हैं, उसके रूट्स में राइजोबियम बैक्टीरिया होता है जो कि मिट्टी में नाइट्रोजनस कंपाउंड को फिक्स करते हैं। तो अर्लियर फार्मर्स इन नॉर्दर्न इंडिया यूज्ड टू ग्रो लेग्यूम्स एज फॉडर इन वन सीजन एंड व्हीट इन द नेक्स्ट सीजन। नॉर्थ इंडिया में, उत्तरी भारत में पहले दाल उगाते थे, उसके बाद फिर गेहूं उगाते थे। इस तरह से सॉइल के नाइट्रोजन की मात्रा को बढ़ाकर रखा गया था। राइजोबियम के बारे में तो हमने पढ़ चुका है, हम पढ़ चुके हैं कि वो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन भी फिक्स करते हैं। ये एक चार्ट है टेबल 1.1 जिसमें फर्टिलाइजर और मैन्योर के बीच का डिफरेंसेस दिया गया है। फर्टिलाइजर क्या है, एक ऑर्गेनिक सॉल्ट है जो फैक्ट्री में प्रिपेयर होता है। ह्यूमन सॉइल में कोई ह्यूमस को प्रोवाइड नहीं करता है। और फर्टिलाइजर्स आर वेरी रिच इन प्लांट न्यूट्रिएंट्स लाइक नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटेशियम। जबकि मैन्योर में क्या है कि मैन्योर एक नेचुरल सब्सटेंस है जो कि कैटल डंग, ह्यूमन वेस्ट और प्लांट रेसिड्यूज के डिकम्पोजिशन प्रोसेस के बाद होता है। मैन्योर को खेतों में भी तैयार किया जा सकता है। मैन्योर सॉइल को ह्यूमस भी प्रदान करता है। और मैन्योर, यहाँ पर एक प्रॉब्लम जो दोनों के बीच में जो ओवरकम करता है वो क्या है कि मैन्योर जो है प्लांट को जो पोषक तत्व दिए जाने हैं उसमें थोड़ी कमी होती है, जबकि फर्टिलाइजर में
वो अधिक होता है। लेकिन उसके अलावा देखा जाए तो सारे गुण मैन्योर में बेहतरीन है, जो इकोसिस्टम को भी नुकसान नहीं करेंगे और ह्यूमंस को भी नुकसान नहीं करेंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक हमें पढ़ना है वो है इरिगेशन 1.6। इरिगेशन का मतलब होता है सिंचाई। अब ये पानी, व्हाट इज इरिगेशन? इरिगेशन इज द मेथड ऑफ गिविंग वाटर टू द क्रॉप्स एज पर देयर रिक्वायरमेंट। जरूरत के अनुसार पौधों को पानी देना, खेत के पौधों को पानी देना इज कॉल्ड एज इरिगेशन। तो एज वी ऑल नो कि water is necessary for all living organisms to survive. Water is necessary for all living organisms to survive, and that also is the same condition for plants. Plants also do require water for their survival, and where they get their water from? They get their water from their roots, and these roots absorb water from the soil. So plants contain nearly 90% of वाटर। पानी का उपयोग पौधों के लिए, एक तो वो सीधे पानी का उपयोग करते हैं, दूसरा आप जानते हैं कि वो उसके जितने भी पोषक तत्व उन्हें मिट्टी से प्राप्त होने हैं, वो सभी के सभी कैसे प्राप्त होंगे? उन्हें वो माध्यम है, पानी में डिसॉल्व होकर वो न्यूट्रिएंट्स प्लांट्स के रूट्स के द्वारा एब्सॉर्ब किए जाते हैं। दैट्स व्हाई वाटर इज वेरी नेसेसरी फॉर द plants and their proper growth and development. Plants contain nearly 90% water. 90% उनमें पानी होता है, और water is essential for because of germination of seed does not take place under dry condition. तो जो सबसे पहला स्टेज है पौधों का जनन, पौधे जो उत्पन्न होते हैं बीजों से, वो अगर पानी की कमी है तो जन्म ही नहीं लेंगे, उनमें से किसी तरह का स्प्राउटिंग ही नहीं होता। नेक्स्ट इज न्यूट्रिएंट्स डिसॉल्व। पानी में न्यूट्रिएंट्स पोषक तत्व घुलने के बाद ही पौधे के हर हिस्से तक पहुंचते हैं, और इस कारण से पानी ही, जैसे हमारे शरीर में खून है, खून क्या करता है? ऑक्सीजन, पोषक तत्व इत्यादि सभी पहुंचाने का काम करता है। उसी तरह से पानी पौधों में वो काम करता है कि सारे पोषक तत्व जड़ से प्राप्त करने के बाद उसे जमीन पौधे के हर हिस्से तक पहुंचाता है। दूसरा, water also protects the crop from both frost and air currents. हवा से सूखने से भी बचाता है, और साथ ही साथ उसे जमने से भी बचाता है। लगातार जो पानी का फ्लो होता रहता है, साथ ही साथ to maintain the moisture of the soil for healthy crop growth, fields have to be watered regularly. और क्योंकि पानी की आवश्यकता है, इसलिए हमें समय समय पर पौधों को पानी सप्लाई करने की जरूरत पड़ती है। Now this comes the definition. The supply of water to crops at different intervals is called as irrigation. जैसा कि हम पहले बताए, as per their requirement, when water is supplied to the crops, this process is called as irrigation. हर पौधे में अलग अलग तरह के पानी की आवश्यकता होती है, और पानी दिए जाने का जो फ्रीक्वेंसी है वो भी उसी के अकॉर्डिंग बदलती रहती है। उस पे क्रॉप भी डिपेंड करता है, सॉइल भी डिपेंड करता है, और सीजन भी। ठीक है, क्रॉप के अनुसार भी पानी देने का फ्रीक्वेंसी बदलेगा, सॉइल के अनुसार भी बदलेगा, और सीजन के अनुसार भी बदलेगा। तो मान लीजिए जो पौधा गर्मियों में उग रहा है उसको पानी ज्यादा लगेगा, बरसात में जो उग रहा है उसे पानी की आवश्यकता, सिंचाई की आवश्यकता कम होती है, क्योंकि पानी तो ऊपर से ही बरसता रहता है। सो इसलिए हम सीजन के अनुसार पौधों को पानी देते हैं। उसके बाद है सोर्सेज ऑफ इरिगेशन। सोर्सेज ऑफ इरिगेशन ये हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट डे पढ़ेंगे, इसको थोड़ा पढ़ लेंगे।